नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS प्लैनेट पे वीकली करंट अफेयर में। आज हम लोग जुलाई 8 से लेकर जुलाई 14 तक के जो है एक हफ्ते का जो है करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे 2020। इसके पहले का 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, और जो है जुलाई 8 से लेकर जुलाई 14 के बीच की जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और उसके आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 14 जुलाई? इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई। प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? पहला, कोविड-19 का मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, आत्मनिर्भर भारत योजना के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन का असेसमेंट यानी मूल्यांकन, कोविड-19 का मानव अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ह्यूमन राइट्स पर उसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं, ये रेलवे के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के विषय पर एक होलिस्टिक स्टडी को कंडक्ट करना यानी समग्र अध्ययन। तो कौन सी इनमें से ये इस कमेटी का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, कोविड-19 का मानव अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। तो देख लेते हैं दोनों न्यूज़। जैसा कि World Population Day is an annual event observed on July 11 every year, which seeks to raise awareness of global population issues। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष विश्व में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिससे लोगों के अंदर पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन के संबंधित इश्यूज़ हैं उसको लेकर अवेयरनेस हो सके। इस तरह से ये किया जाता है। क्लियर है? अब आप लोग हमको ये बताइए, पूरे विश्व की जो जनसंख्या इस समय कितनी है? आप लोग खुद से सर्च कीजिएगा कि विश्व में जो इस समय जनसंख्या है वो कितनी है। मुझे तो पता ही है, मैं बता दूंगा, फिर भी आप अपने से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में अभी देखेंगे। NHRC कॉन्स्टिट्यूट्स 11 मेंबर कमेटी हेडेड बाय KS रेड्डी टू एसेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। अर्थात कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष होंगे श्री KS रेड्डी जी। और इनका काम क्या होगा कि कोविड-19 जो बीमारी अभी फैली हुई है इसका मानव अधिकारों पर किस प्रकार से असर हो रहा है, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंपेगी। अब ये प्रश्न उठता है कि मानवाधिकार क्या होते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर जारी किया था, उसमें उसने कई सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके डिटेल्स प्रस्तुत किए थे। उसमें बताया था कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स के अंतर आते हैं। जैसे कि मानव अधिकार में सबसे पहले आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, डिग्निटी, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ मिले लोगों को, इस तरह की जो है, या रिलीजन, जो भी रिलीजियस उनका राइट्स है वो भी उनको सेफगार्ड किए जाएं। तो मानव अधिकारों में बहुत सारे अधिकार आते हैं, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, या जो है अवसर की स्वतंत्रता, इस तरह के कई सारे अधिकार शामिल किए गए हैं। तो इन अधिकारों का स्टेट एक्शन के बाद, समझिए, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट एक्शन मतलब राज्य जो भी एक्शन लेती है उससे क्या मानवाधिकार प्रभावित हो रहे हैं, क्या उससे मानवाधिकार डाइल्यूट हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उन स्टेट एक्शंस पर लगाम कौन लगेगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका गठन 1993 में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब हुआ था? ये 1993 में हुआ था। ये एक स्टैचुरी बॉडी है या एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन कानून बना के किया गया था। उस कानून का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट। 1993 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली। और इसके जो है चीफ हैं, यानी इसका जो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है एक मल्टी मेंबर बॉडी है,
एक बहुसदस्यीय जो है बॉडी है, संस्था है, और इसका जो हेड होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। समझ में आया? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस टीम का काम क्या है, इस संस्था का काम है कि राज्य या केंद्र जो भी पॉलिसी बना रही है या जो भी निर्णय ले रही है उससे मानव अधिकार सुरक्षित रहे। क्लियर है? तो अभी जैसे कि कोविड-19 का संकट आया हुआ है, तो इस संकट में के समय सरकारें बहुत सारे कदम उठा रही है, तो उन कदमों से या इसके अलावा और भी जो तरीके हैं उनसे ह्यूमन राइट्स को किस तरह का संकट आ रहा है, इसी को लेकर स्टडी प्रस्तुत करेंगे। इस कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की मतलब जो स्टडी की जाएगी, और इसके अध्यक्ष होंगे के.एस. रेड्डी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना किसी एग्जाम में ये डेफिनेटली आएगा। हाँ, तो पहला आंसर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, या श्री चंद्रशेखर जी। जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आप लोगों को गेस लग रहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, बिल्कुल गलत होगा। सही आंसर होगा पी.वी. नरसिम्हा राव जी। इनकी बर्थ सेनेटरी है, यानी कि इनकी जन्म शताब्दी इस वर्ष है, तो इसीलिए इनके नाम पर जो है पोस्टल स्टैम्प जारी किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी रिसेंटली भारत सरकार ने असीम पोर्टल की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो सरकारें पोर्टल या एप्लीकेशन जारी की जाती है उनके ऑब्जेक्टिव यानी उनके उद्देश्य के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या है इस असीम पोर्टल का उद्देश्य? MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ऋण उपलब्धता की जानकारी देना, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना, या स्किल्ड लोगों को जॉब सर्च की सुविधा देना। सही आंसर इसका होगा चौथा, स्किल्ड लोगों को जॉब सर्च की सुविधा देना। दोनों ने इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हैं पी.वी. नरसिम्हा राव जी। ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। ये कांग्रेस से थे 1991 से लेकर, आपसे इनका टाइम नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, 1991 से लेकर 1996 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनके कार्यकाल में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है 1991-92 में लिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी नई औद्योगिक नीति, जिसे हम लोग LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म इन्हीं के द्वारा लिए गए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1992 में, जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद इन्होंने भाजपा शासित राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश में सरकार भंग कर दी थी। तो ये सारे विवादास्पद चीज़ें घटित हुई थी। तो ये अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि सेंटर टू रिलीज पोस्टल स्टैम्प ऑफ फॉर्मर PM पी.वी. नरसिम्हा राव टू मार्क सेनेटरी। देखिए, हमने आपको बताया कि इनका जन्म सेंचुरी यानी जन्म शताब्दी का वर्ष है 2019, इसलिए इनके नाम पर ये जारी किया गया है पोस्टल स्टैम्प। और दूसरा जो असीम पोर्टल ने गवर्नमेंट ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें क्या किया जाएगा? स्किल्ड पीपल यानी जो कुशल लोग हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये कदम उठाया गया। यानी इस पोर्टल पे जानकारी होगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अब समझिए, एक पोर्टल होगा जिसमें जानकारी होगी कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के जॉब्स उपलब्ध हैं, तो आप जाइए वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लीजिए अगर आप स्किल्ड हैं तो। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा प्रारंभ हुआ था? देखिए, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन करंट में थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया कि अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा इनिशिएट किया गया था? पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा RBI, तीसरा सेबी, चौथा वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। सही आंसर इसका होगा नीति आयोग। अगला है क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 2025 तक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च को GDP का कितने प्रतिशत खर्च रखने का लक्ष्य रखा है? GDP का 3%, 4%, 5% या 6%? सही आंसर इसका होगा 5%। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए भारत की GDP का मतलब आप समझिए कि देश की टोटल उत्पादन क्षमता, किसी भी देश की जो उत्पादन क्षमता होती है वो GDP कहलाती है।
समझ में आ रहा है? मान लीजिए भारत की जीडीपी 100 करोड़ है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर। और ये कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2025 तक। अभी जो लक्ष्य है, अभी जो खर्च होता है 3 से 4% के आसपास हेल्थ पर खर्च होता है, जो कि अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो काफ़ी कम है। तो हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो 5% का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आगे इन दोनों न्यूज़ का डिटेल देख लेते हैं कि नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना समझिए कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है एक मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य मकसद क्या है कि देश के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देना। इनोवेशन का मतलब समझते हैं नए थॉट्स, न्यू आइडियाज़ को कैसे प्रमोट किया जाए। इसके लिए ये संस्था नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की थी। नए विचार आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप्स आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता बढ़ेगी, उद्यमिता बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो इस तरह से ये मिशन लॉन्च किया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग 2015 में गठित किया गया था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नीति आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन इस समय कौन है? इस समय इसके वाइस चेयरपर्सन है, डिप्टी चेयरपर्सन है राजीव कुमार जी। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। और उसमें कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ जो है इनवाइटी होते हैं, वो आप लोग हमको बताएंगे। देखिए 3 इसके इनवाइटी मेंबर है, इनवाइटेड मतलब विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, वो कौन है आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, या कह सकते हैं कि पदेन जो मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो भी आपको बताने हैं। क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन राजीव कुमार जी हैं और सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। नीति आयोग का काम क्या है? ये एक भारत का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब एक ऐसी संस्था जो कि विचार करेगी कि देश के संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, जिससे बेहतर उत्पादन क्षमता हासिल की जा सके, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, संसाधनों का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके और लोगों के वेलफेयर को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इस तरह की चीज़ें जो है इसको स्टडी करना, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करना, इस तरह की चीज़ें ये काम करती है। अगला जो न्यूज़ था हमने आपको देख लिया था कि जो है 5% जो है बढ़ा देना है। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में भविष्य नामक बचत खाते, कौन सा? भविष्य। देखिए एक भविष्य नामक बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया है एक पेमेंट बैंक के द्वारा। वो कौन सा पेमेंट बैंक है? एयरटेल मनी, जियो मनी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB, या फिनो? तो सही आंसर इसका है चौथा, फिनो। फिनो एक पेमेंट बैंक है और इसने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहांग पटकाई, या बहुत चर्चा में रही है, दिहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदलने का निर्णय लिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या त्रिपुरा? सही आंसर इसका होगा असम। तो देख लेते हैं दोनों न्यूज़। देखिए फिनो पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है। इसने जो है इट इंट्रोड्यूसेस भविष्य अ सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स, मतलब समझ रहे हैं, माइनर्स का मतलब होता है जिनकी उम्र 18 से कम होती है। तो जो नाबालिग लोग हैं उनके लिए ये एक सेविंग अकाउंट खोला गया है। जब वो बालिग हो जाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है सुरेश, मतलब कोई बच्चा है सुरेश, उसका ये अकाउंट खुल गया, जैसे ही वो 18 की आयु का हो जाएगा तो ये अकाउंट जो है परमानेंट अकाउंट में बदल जाएगा। तो अभी के लिए ये माइनर अकाउंट है, बाद में ये एडल्ट अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह की सुविधा देने वाला ये पहला पेमेंट बैंक है। अब ये पेमेंट बैंक क्या होता है? देखिए पेमेंट बैंक एक तरह के ऐसे विशेष बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है। समझ में आया? ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ये लेंड यानी वो लोन नहीं देते हैं, ऋण नहीं देते हैं, ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। यानी पेमेंट बैंक इस प्रकार के विशेष बैंक होते हैं जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा क्या करते हैं? इन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इससे अन्य सुविधाएं देते हैं, जैसे रिचार्ज की सुविधा, पेमेंट ट्रांसफ़र की सुविधा, फंड ट्रांसफ़र की सुविधा,
शॉपिंग की सुविधा, इस तरह की सुविधा ये बैंक देते हैं। ये किसी भी प्रकार के ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं। और एक चीज़ जो पूछी जाती है, ये किसी भी पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट जमा करने की जो लिमिट है वो कितनी होती है, वो 1 लाख रुपए तक की होती है। समझ में आया? कितना होती है? 1 लाख। यानी कि किसी भी पेमेंट बैंक में कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए मैक्सिमम तक जमा कर सकता है। भारत में इस समय कुल 6 पेमेंट बैंक हैं, जिसमें जियो मनी, एयरटेल मनी, वोडाफोन एम-पैसा, NSFL, फिनो और IPPB मुख्य हैं। ठीक है। हाँ, वोडाफोन शायद नहीं, पेटीएम है, पेटीएम, यस 6 हैं। आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 6 ही हैं। अगला क्वेश्चन है असम गवर्नमेंट टू अब क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन हमने देख लिया था, तो ये अगला न्यूज़ है। असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क। देखिए जो ये दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर कोल माइंस भी हैं और कोल की माइनिंग की समय जो है बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ उभरे थे, जिसको लेकर बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बीच में ही असम सरकार ने फैसला लिया है कि उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाए। क्लियर है? हाँ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 100% LPG कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। सही आंसर इसका होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बिहार? वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शंस वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू women of rural areas. Chief Minister Jairam Thakur said on Monday that Himachal Pradesh first state with LPG gas connection in 100% household. समझ में आ रहा? बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, एक केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो BPL फैमिली हैं, BPL फैमिली का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रह रहे हैं, यानी सामान्य भाषा में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं या परिवार हैं, उनको फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ गैस सिलेंडर उनको फ्री में दी जाएंगी, उसके बाद उनसे चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ है कि भारत के अंदर जो गैस कनेक्शन के सब्सक्राइबर की संख्या है वो उल्लेखनीय तरीके से बढ़ी हैं, यानी उनमें एक ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। और हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य है, इसने जितने भी परिवार हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें सब में गैस कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। तो थैंक्स टू दिस योजना और 100% हाउस होल्ड टारगेट ये अचीव कर लिया है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, सेल्फ स्कैन ऐप ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट जो हम लोग अपलोड करते हैं, जैसे कि कोई भी वैकेंसी आई या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जिसका भविष्य में इस तरह की वैकेंसीज़ या इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री में अप्लाई करते वक्त ये ऑटोमेटिकली अप्लाई किया जा सके। क्लियर है? इसी तरह का केंद्र सरकार का एक मिलता जुलता एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, जहाँ पर आप अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें लॉकर में रख सकते हैं। जब कभी भविष्य में कोई ज़रूरत होती है तो उस डिजी लॉकर से उस डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेस किया जा सकता है आगे। और अगर हम बात करें, देखिए 2-3 चीज़, हाँ, असम की बात हमने कर ही दी थी कि असम में जो है नेशनल पार्क एक नया आया है दिहांग पटकाई। इसके अलावा भी कई और नेशनल पार्क हैं महत्वपूर्ण, जैसे मानस असम में नेशनल पार्क है। काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, काजीरंगा भी बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है असम है। इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है। तो ये कुल मिला के 5 जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से होंगे, ओरांग, मानस, काजीरंगा, नमेरी और अभी जो लेटेस्ट आया है दिहांग पटकाई। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको थोड़ा सा अपडेट करना था। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री जयराम ठाकुर जी हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं,
जो है एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क और तीसरा आप लोग मुझे बताएंगे तीसरा महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। दो तो मैंने आपको बता दिए हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, इसकी मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी जी। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री जगदीश धनखड़ जी। अक्सर दोनों के बीच में विवाद होता रहता है, दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच में ये विवाद बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता रहता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, एक बुक्सा नेशनल पार्क और दूसरा सुंदरवन। तो ये चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान यानी कि कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। सही आंसर क्या है इसका? राजस्थान। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन है। हाल में नदाउन पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे अच्छा स्टेशन घोषित किया गया है। नदाउन पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे अच्छा स्टेशन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर इसका क्या है? हिमाचल प्रदेश। पहले नहीं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्योर फॉर श्योर एक कैंपेन जो है राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी दूध है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, प्योर फॉर श्योर। राजस्थान की बात करें, राजस्थान अभी बहुत ही ज़्यादा डामाडोल स्थिति से गुजर रहा है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री कल्याण सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी नहीं, उनका नाम श्री कलराज मिश्र जी हैं यहाँ के राज्यपाल। और सचिन पायलट यहाँ के डिप्टी सीएम थे, अभी उनको डिप्टी सीएम पद से हटा दिया क्योंकि उनका और कांग्रेस के बीच में खींचतान चल ही रहा है। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वहाँ पे बहुमत का खेल लगाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपना प्रयास कर रही। देखते हैं कौन आगे आता है। तो फिलहाल राजस्थान ने ये एक प्योर फॉर श्योर नामक कैंपेन लॉन्च किया है। अगला न्यूज़ जो था ही, हिमाचल प्रदेश में नदाऊं पुलिस स्टेशन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। इसको भारत का सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों में से एक घोषित किया गया। क्लियर है? हिमाचल पर। बाकी हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने आपको अभी बताया था। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान की अगर हम खासियत की बात करें तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जैसे कि केवलादेव। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन? केवलादेव, केवलादेव के बाद सरिस्का, किसका? सरिस्का। इसके अलावा जो है रणथंभौर डेजर्ट, रणथंभौर डेजर्ट, ये महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है। कौन कौन? केवलादेव तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवलादेव एक जो है रामसर वेटलैंड भी है। सरिस्का जो है भी एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। रणथंभौर है और डेजर्ट है। ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। तो अभी के लिए 12 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है वो पार्ट 2, इसी का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। देखिए, जो वीकली करंट अफेयर्स आपको क्लास जो मैं बताता हूँ 24-25 क्वेश्चन, वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए अब उसको 2 खंड में मैं लेकर आऊँगा। पहले खंड में जो 20-25 मिनट में हो जाएगा 12 क्वेश्चन, फिर अगले खंड में जो बचेगा 12-13 क्वेश्चन वो अगले खंड में कवर करेंगे। इससे क्या होगा, टाइम जो है जब लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो इससे जो है इफ़ेक्टिव और क्वालिटी युक्त वीडियो आपको मिलेगा। तो दूसरा वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।